हम थोड़ा-सा इसमें निमोनिया का ओवरव्यू लेंगे। तो निमोनिया 2 टाइप के होते हैं, नोज़ोकोमियल नोज़ोकोमियल का दूसरा नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब हॉस्पिटल से जो निमोनिया हो रहा है पेशेंट को वो। इसमें क्या हुआ कि हॉस्पिटल में पेशेंट आया, तो ये डे 0 है, ये डे 2 है और इसके आगे जब भी जितने दिन भी वो रहा, तो डे 0 से डे 2 तक जो कि है 44 आवर, तो इससे पहले अगर उसे हुआ, तो है ना उसे अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड मानेंगे और इसके बाद में जो हुआ उसे अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड मानेंगे और 2 दिन के अंदर अंदर अगर उसे हो गया तो कम्युनिटी एक्वायर्ड में आ जाएगा। और पेशेंट आया एडमिशन डे 0 और डे 2 तक अगर उसके बाद में हुआ तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इसे याद रखना। अब हम करेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि है ना, या तो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं गया है या फिर वो एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में गया है, 14 दिन से ज़्यादा रहा है वहाँ पर और उसे हो गया, तो उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड कहेंगे। और एग्ज़ाम में जो केस आएंगे ना, वो जनरली केस आएंगे ऐसा कि डे 0 पे पेशेंट आया, डे 2 है और इससे आगे रहा वो, ठीक। तो अगर है ना जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड का आएंगे तो डे 2 से ज़्यादा रुका होगा वो, और कम्युनिटी एक्वायर्ड का आएगा तो जनरली हॉस्पिटल में आके और डे डे 2 से कम तक रुका है, ऐसा केस आएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड का, ताकि कंफ्यूज हो सके। ये तो हॉस्पिटल का कोई बात ही नहीं होगा, तो हम्म कम्युनिटी होगा। हॉस्पिटल की अगर कोई बात नहीं हुई है तो सीधे अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड डाल देंगे उसे। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं उसके कॉज होते हैं मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं उसके होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, अलग टाइप से अपन देखें, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। इसमें क्या होता है, टिपिकल और एटिपिकल। और टिपिकल में क्या होगा कि है ना, जैसा अपन सुनते हैं जनरली बातों में कि कैसा होता है निमोनिया, वैसा है टिपिकल। इसमें कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ, मतलब है ना स्पूटम आएगा कफ में, और बाद में एक्यूट होगा, मतलब अचानक से बहुत तेज आएगा, और फीवर होगा। जो एटिपिकल है, इसमें मोस्टली इसमें ड्राई कफ होगा, मतलब स्पुटम नहीं आएगा। ए फेब्राइल होगा, मतलब फीवर नहीं आएगा। और सब एक्यूट होगा, सब एक्यूट मतलब कि थोड़ा कम धीमा आएगा ऐसा। और इसके मोस्ट कॉमन कॉज ये है, स्ट्रेप निमोनिया, मृग माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हो गए टिपिकल एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और एटिपिकल के एग्जाम्पल हो गए माइकोप्लाज्मा, क्लेमेडिया, माइकोबैक्टीरियम और वायरसेस, इनकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें अपने जो डायग्नोसिस है ना उसमें टिपिकल और एटिपिकल ये मेंशन करना होगा, ज़रूरी है, तभी सर नंबर देंगे वरना नहीं देंगे। और ये जो टाइप है नोजोकोमियल और कम्युनिटी एक्वायर्ड, ये भी हमें डायग्नोसिस में लिखना है नंबर्स के लिए, और सर को ऐसे डायग्नोसिस चाहिए। अब डायग्नोसिस में का एग्जांपल मैं नीचे दूंगा। और एक डायग्नोसिस होता है, अगर मान लो एक्सरे नहीं दिया गया हमें क्वेश्चन में, तो है ना ये कुछ क्राइटेरिया है, ये सिर्फ रशिया में फॉलो होता है और हमें पढ़ना पड़ेगा, इंडिया में फॉलो नहीं होता ये। तो इसमें क्या होता है, 4 क्राइटेरिया, चारों के चारों फुलफिल होने चाहिए। तो इसमें पहला क्राइटेरिया है कि एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस होने चाहिए क्वेश्चन में प्रेजेंट। और इसके साइंस क्या है, या तो कफ होगा, पेशेंट को या तो कफ होगा, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, या फिर प्रोराइटिक चेस्ट पेन होगा, और वो भी लेस देन 1 वीक। लेस देन 1 वीक क्यों होगा, क्योंकि है ना निमोनिया एक्यूट होता है, लेस देन 1 वीक में पेशेंट आ ही जाएगा डॉक्टर के पास। और सिस्टमिक फीचर होने चाहिए, सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, सिस्टमिक फीचर। सिस्टमिक मतलब सिस्टमिक इलनेस, पूरी बॉडी में जो इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि बुखार आ रहा है, फीवर, टेम्परेचर मोर देन 37.7, चिल्स एंड राइगर्स और मलेज, ये चारों लिखे हुए हैं तो सिस्टमिक फीचर गिना जाएगा। उसका है सी पॉइंट। इसमें क्या होगा, जो एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसमें हमें ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड दिखाई सुनाई देगी, और क्रैकल्स सुनाई देंगे लंग्स के अंदर अस्कल्टेशन में। और फोर्थ पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सर अगर एग्ज़ाम में गोल्स में पूछेंगे तो ये पॉइंट पूछते हैं ज़्यादातर क्लास में सर। इसमें क्या है कि अगर कोई और साइन ऑफ इलनेस, मतलब कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। कोई और एक्सप्लेनेशन का एग्जांपल सीओपीडी, सीओपीडी हमें सबसे पहले रूल आउट करना है। सीओपीडी अगर नहीं है तो हम बाद में निमोनिया के ऊपर जाएंगे, और सीओपीडी का कोई भी अगर रिस्क फैक्टर है जैसे कि स्मोकिंग है, तो हम पहले सीओपीडी को रूल आउट करेंगे। अब अब है क्राइटेरिया फॉर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन।
अभी है ना कर्व स्कोर, ये हमें निकालना पड़ता है, ये भी हमें डायग्नोसिस में लिखना है कि कर्व स्कोर कितना आया है पेशेंट के अंदर। अब कर्व स्कोर में क्या है, CURB 65। तो ये C है कन्फ्यूज़न, U है यूरिया, ये अपन चेक करेंगे पेशेंट का यूरिया। रेस्पिरेटरी रेट R, उसके बाद में B है वो ब्लड प्रेशर है, A है एज है, जो 65 है वो एज है पेशेंट की। और यूरिया अगर मोर देन 7 है तो फुलफिल हो रहा क्राइटेरिया। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, और लो ब्लड प्रेशर जो कि है लेस देन 60 डायस्टोलिक और लेस देन 90 सिस्टोलिक, और एज है मोर देन 65। तो है ना, इसके हर चीज़ का एक पॉइंट मिलता है। इसका एक ये है फुलफिल तो 1 पॉइंट मिला, इसका 2 पॉइंट मिला, इसका 3 पॉइंट मिला, ऐसे टोटल करके अपन को टोटल हमें 5 पॉइंट मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5 पॉइंट मिलते हैं। तो ये कर्व क्यों निकालते हैं हम, ये कर्व निकालते हैं हम ताकि हम ये कर सकें कि पेशेंट को है ना आउट पेशेंट मतलब दवाई देके घर भेज दें, या फिर इन पेशेंट उसे है ना वार्ड में अपन एडमिट कर लें और वहाँ पे आईवी ट्रीटमेंट दें, या फिर आईसीयू भेज दें। तो ये डिपेंड करता है कर्व कितना है। अगर 0 to 1 आया कर्व तो उसे आउट पेशेंट ट्रीट करेंगे, अगर 2 आया है तो उसे इन पेशेंट वार्ड में रखेंगे, और मोर देन 3 या इक्वल टू 3 है तो उसे हम आईसीयू में डाल देंगे। और क्या होता है, कभी कभार हमारे पास लैब टेस्ट नहीं है तो हम यूरिया टेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम किसी विलेज में हैं दूर और हमारे पास लैब टेस्ट नहीं हो सकता, तो अपन कम से कम कन्फ्यूज़न, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, एज पता कर सकते हैं। तो है ना, ये एक नया क्राइटेरिया है, ये हो जाएगा, इसमें यूरिया नहीं है। तो ये CRB 65 हो जाएगा। इसमें भी सेम होता है, ज़ीरो ज़ीरो है तो है ना ये आउट पेशेंट, 1 to 2 है तो इन पेशेंट, और 3 to 4 है तो अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक, यहाँ आईसीयू अपने पास है नहीं तो वो आईसीयू नहीं लिखेंगे अपन, मतलब इसमें अर्जेंट लिखेंगे। अब एग्जांपल देते हैं एक डायग्नोसिस का, ये जैसे कि केस है अपना। ठीक, तब केस ठीक अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब पेशेंट ए 45 ईयर ओल्ड, तो ये 45 ईयर ओल्ड है तो ये कर्व कर्व में होना चाहिए मोर देन 65 होना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने ऊपर क्राइटेरिया पढ़ा है। कब 65, तो इसमें मोर देन 65 एज है तो कब के 1 पॉइंट मिलेगा, तो इसको 1 पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि लेस देन 65 है। वो ही एन इंजीनियर कंप्लेंट्स ऑफ चिल्स फीवर अप टू 39 डिग्री सेल्सियस। अब इसे चिल्स भी है फीवर भी है, तो ये दोनों है ना इस ये अपन को ऐसा बता रहा है कि निमोनिया के चांस है, मतलब फीवर है तो कोई इन्फेक्शन है, और चिल्स है तो भी कोई इन्फेक्शन है उस हिसाब से। और ये फीवर का टेम्परेचर देखा है ये भी ज़्यादा है। इंस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो ये हम कार्डियक में भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी हो सकता है, दोनों डिजीज़ में हो सकता है। ड्राई कफ है, ड्राई कफ है तो ये हमें इंडिकेट, कफ तो हमें सब में मिल सकता है, सीओपीडी, निमोनिया और अस्थमा, तीनों में मिलता है। पेन इन द सब स्कैपुलारिस ऑन द राइट वाइल ब्रीदिंग डीपली एंड कफिंग, ये हमें प्रोराइटिस की तरफ डायरेक्ट करता है कि प्रोराइटिस होने है ऐसा। जनरल वीकनेस, फैटिग, स्वेटिंग ऑन नाइट टाइम। जनरल वीकनेस एंड फैटिग है, ये हमें इन्फेक्शन मिल सकता है, और स्वेटिंग इन नाइट टाइम है तो ये हमें डायरेक्ट करता है टीबी की तरफ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना टीबी वगैरह, ये अपन डिफरेंशियल में डाल सकते हैं। ही फील इल एक्यूटली 3 days अगो आफ्टर हाइपोथर्मिया, एक्यूटली लिखा है, ठीक है। तो जो निमोनिया होता है वो हमेशा एक्यूट होता है, कभी क्रॉनिक निमोनिया नहीं होता है। और ये एक्यूटली लिखा है तो हमें डायरेक्ट करता है टिपिकल निमोनिया की तरफ, ये टिपिकल नहीं है, टिपिकल है। When the above mentioned complaints appear, he took antipyretic drugs which brought little effect. He visited a local general practitioner at a polyclinic. Due to severity of the condition and suspicion of pneumonia, he was sent to the emergency room of the hospital at the place of residence. Anamnesis. He has been working as an engineer in the machine building plant for 15 years. इसके एनामनेसिस में मशीन बिल्डिंग प्लांट लिखा हुआ है, तो ये जो फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं ना उनमें चांस होते हैं सीओपीडी के। सीओपीडी भी इसके डिफरेंशियल में आएगा, लेकिन ये सीओपीडी नहीं है क्योंकि ये एक्यूट और इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, ये फीवर वगैरह और भी और देखेंगे हम आगे। ये स्मोकिंग नहीं करता है, मतलब ये सीओपीडी नहीं है, मतलब रिस्क इसका सीओपीडी का नहीं है, कम है। प्रीवियसली ही हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय अ डॉक्टर, ही हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व बाय अ डॉक्टर। ऑब्जेक्टिवली द गिवन कंडीशन इज सीवियर, सीवियर है ये। हाई ह्यूमिडिटी ऑफ स्किन, साइनोसिस ऑफ द लिप्स आर नोटिस्ड। हाइट दे रखा है, वेट दे रखा है,
इससे हम BMI निकाल सकते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस 100 दे रखा है, इसका BMI नॉर्मल आएगा। BMI तुम निकाल सकते हो, BMI का फॉर्मूला है। तो जहाँ भी हमें वेट और हाइट दिख जाए ना, वहाँ पे हमें BMI निकालना है। BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। वेट होना चाहिए किलोग्राम में, हाइट होना चाहिए मीटर में। ठीक है, ये BMI जहाँ भी हमें वेट और हाइट दिख जाए वहाँ निकालना, डायग्नोसिस में डाल देना है। और BMI के जो ग्रेड होता है उस हिसाब से हमें ओबेसिटी वगैरह जो मैंने पढ़ा रखे दूसरे आगे वाले वीडियोज़ में, उस हिसाब से हम ग्रेड लिख देंगे ओबेसिटी का। इस वाले में नॉर्मल आएगा। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस में देखो, इससे अपन विसरल ओबेसिटी निकाल सकते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस से विसरल ओबेसिटी आएगा, इसमें 100 दे रखा है। तो हम यहाँ देखेंगे वेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉर्मल कितना होता है। फीमेल में होता है मोर देन 80 है तो विसरल ओबेसिटी है, मोर देन 90 है तो मेल में तो विसरल ओबेसिटी है। तो इसके अगर मोर देन 80 फीमेल, मोर देन 90 मेल है तो विसरल ओबेसिटी आएगा। ये भी हमें डायग्नोसिस में लिखना है। नो पेरिफेरल एडिमा, ये हार्ट फेलियर को एक्सक्लूड कर रहा है, हार्ट फेलियर नहीं है इसके डायग्नोसिस में। पेरिफेरल लिम्फ नोड आर नॉट एनलार्ज्ड। बॉडी टेम्परेचर, ये बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर बता रहा है। चेस्ट इज नॉर्मोस्थेनिक विद डीप ब्रीदिंग देर इज सम लैग इन द ब्रीदिंग इन द राइट हाफ ऑफ द चेस्ट। तो ये क्या हो रहा है, डीप ब्रीथ जब हम कर रहे हैं ना, तो जो राइट हाफ ऑफ द चेस्ट है ना, वो ब्रीथ सही से नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन है राइट साइड में। ठीक है, और ये हम एक्सरे पे देख लेंगे। फिलहाल ये एग्जामिनेशन में हमको पता चल जा रहा है। ऑन द राइट along the scapular line the dullness in the percussion sound is noticed। इससे क्या पता चल रहा है कि जो राइट लंग है उसके स्केपुलर जो एरिया है वहाँ पे डलनेस है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ कंसोलिडेशन है। तो ये हम एक्सरे में देखेंगे कि मिडिल लोब भी अफेक्ट है और राइट वाला लंग अफेक्टेड है। percussion sound is noticed on auscultation on the right below the angle of scapula weakened vesicular sound consonnating fine bubbling rails are heard। The heart rhythm is correct, the tone ratio is normal, there is no murmur, मर्मर वगैरह नहीं है, तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं है। और हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इन्फेक्शन की वजह से। बीपी भी बढ़ा हुआ है। बीपी है ना, कर्व में अगर हम देखें तो बीपी लेस देन 90 और या फिर इक्वल लेस देन या फिर इक्वल टू 90/60 होना चाहिए। तो ये 60 आ रहा है इधर, तो इसे हम 1 पॉइंट देंगे कर्व का। CURB 65 का 1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ऑन स्पेशल पल्पेशन द एब्डोमेन इज सॉफ्ट। एब्डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, पेनलेस है, एब्डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। जो लीवर है उसकी साइज़ दे रखी है, ये नॉर्मल साइज़ होती है। और पल्पेशन में लीवर का जो एज है ना वो स्मूथ है, तो ये भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है। स्टूल नॉर्मल है और कोई इम्प्योरिटी नहीं है स्टूल के अंदर। यूरिन है वो पेनलेस है और कोई दिक्कत नहीं है यूरिन के अंदर। अभी CBC दे रखा है। अब जो इन्फेक्शन के CBC होते हैं ना, उसमें क्या WBC दे रखा है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है कि ये वाला फॉर्मूला, ये जो WBC दे रखा है 13.2, तो इस 13.2 का ये इधर फॉर्मूला लगाएंगे। तो 13.2 को हम 13,200 रखेंगे, लिखेंगे। ये यूनिट चेंज करके डाला है, यहाँ पर लीटर था और यहाँ पे मैंने माइक्रो लीटर में डाला है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये चेंज करना WBC वाला है, ये है ना डायग्नोसिस में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सर क्लास में पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से। तो ये WBC का काउंट लिखा हुआ ये वाला। और ये 70 है ना, वो क्या चीज़ है, ये हमने सेगमेंटेड 56 दे रखा है, स्टैब 12% दे रखा है, इमेच्योर 2% दे रखा है। इन सबको ऐड किया तो आएगा 70। ये 70 वो है, वो 100 ये परसेंट के लिए 100 डाला है। तो जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले में वो होगा एब्सोल्यूट काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल। अगर वो 5500 से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे लेफ़्ट शिफ्ट, LEFT लेफ़्ट शिफ्ट। ये लेफ़्ट शिफ्ट हमें कब दिखता है, ये है ना, ये हमें इन्फेक्शन के अंदर दिखता है, जैसे कि निमोनिया के अंदर लेफ़्ट शिफ्ट दिखेगा। तो इससे हमें पता चला कि कोई ना कोई इन्फेक्शन 100% पक्का इसमें है। अब एक्सरे दे रखा है, एक्सरे में लिखा हुआ है कि राइट लंग है उसके लोअर और मिडिल लोब के अंदर डार्कनेस है, मतलब कंसोलिडेशन है कुछ ना कुछ वहाँ पर। अब डायग्नोसिस अब बनाएंगे। डायग्नोसिस ऐसे ही लिखना है तभी सर मानेंगे, वरना सर नहीं मानते हैं। ये पक्का यही लाइन सेम ऐसे कैसे सिक्वेंस में, राइट लोअर एंड
मिडल लोब, ये हमने यहाँ से देख लिया कि इस जगह पे कंसोलिडेशन है। टिपिकल, टिपिकल क्योंकि एक्यूटली प्रेजेंट किया है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड, कम्युनिटी एक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि है ना, ये पेशेंट हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद में आया, मतलब कम्युनिटी से ही इसको इन्फेक्शन हो गया था। ऐसा नहीं था कि कम्युनिटी हॉस्पिटल में एडमिट था उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, इसलिए इसे कम्युनिटी एक्वायर्ड कहेंगे। उसका ना कर्व, कर्व निकालेंगे। अब CURB नहीं निकाल के हमने CRB निकाला है, क्योंकि हम हमारे क्वेश्चन में हमको U नहीं दे रखा। ठीक है, तो CRB निकाला, CRB 1 आएगा, क्योंकि इसकी एज 65 से कम है और ये सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो है हमारा PP वाला। ये B वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वो ये लिखा हुआ, तो उस हिसाब से CRB आ जाएगा 1। तो CRB 1 के साथ हम क्या करते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है, CRB 1 है तो हम कंसीडर करेंगे इन पेशेंट, मतलब हम कंसीडर करेंगे अगर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो है ना, हम उसे वार्ड में एडमिट करेंगे। और अगर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो हम उसे आउट पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे और घर भेज देंगे मेडिसिन दे के। ठीक है, ये पूरा हो गया निमोनिया का डायग्नोसिस। अब कुछ एक्स्ट्रा डायग्नोसिस हमें लिखने पड़ते हैं इसके अंदर। उसमें हम ओबेसिटी डाल देंगे, विसरल ओबेसिटी है तो वो 9 मेल है ये, और 90 से ज़्यादा इसका है ना, वो है ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी। तो हम इसको यहाँ डायग्नोसिस में लिख देंगे। और इसको एनीमिया भी है, ये हम पता करेंगे। ठीक, फिर इस तरह से हम डायग्नोसिस लिखेंगे। राइट लोअर लोब एंड मिडल लोब, ये हमें एक्सरे ये बार ये यहाँ दे रखा है। टिपिकल क्योंकि एक्यूट है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड क्योंकि ये हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुआ पहले, बीमार होने से पहले, इसलिए कम्युनिटी एक्वायर्ड। और CRB मैं आपको बता चुका, ऊपर वाले क्वेश्चन ऊपर वाले पेज में दे रखा है, 1 आ जाएगा CRB। विसरल ओबेसिटी का ये लिखा हुआ क्राइटेरिया। और एनीमिया ये हमें हिमेटो सर ने बोला था, हिमेटो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल ग्रेड नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन बाद में हिमेटो पढ़ने के बाद हमें ग्रेड लिखना होगा। और हीमोग्लोबिन यहाँ दे रखा है 120, और नॉर्मल होना चाहिए हमारा 130। 130 से कम है तो ये एनीमिया है, इतना पक्की बात है। इसका ग्रेड सर मेल की के लिए। PPT में दे रखे हैं।